क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज। आज इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण मुद्दे अध्याय के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु क्या है ये जानना आवश्यक है। इस अध्याय के अंतर्गत प्रदूषक तथा उनके प्रकार, प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक, फिर प्रदूषण के प्रकार जिसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि प्रदूषणों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या हेडिंग्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन या अम्ल वर्षा क्या है, ओजोन लेयर और उसका क्षरण किस प्रकार होता है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में तथा संसाधनों का रखरखाव और वनोन्मूलन के संदर्भ में इस अध्याय में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, जीव पूर्ण रूप से अपने वातावरण पर आश्रित होते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। इन्हें किसी प्रकार भी अपने पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता। पर्यावरण से यहाँ पर जीव के चारों ओर के परिवेश से तात्पर्य है, जिसका जीवों की विभिन्न क्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जीवों एवं उनके वातावरण में एक प्रकार का पारस्परिक संबंध होता है। हमारे पर्यावरण में होने वाले ऐसे रासायनिक, भौतिक अथवा जैविक परिवर्तनों जो मनुष्यों, जंतुओं तथा जीवों के लिए हानिकारक हों, प्रदूषण या पॉल्यूशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे यह भी कहा जा सकता है कि पर्यावरण में ऐसे पदार्थों को जिनके कारण या जीवों के रहने हेतु उपयुक्त न रहकर प्रदूषित हो जाए तो इसे प्रदूषण कहते हैं। और ऐसे विसर्जित पदार्थ जिनसे कि प्रदूषण होता हो उन्हें प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो आज इस पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर 16 के अंतर्गत आज हम प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या हैं और फिर विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। यह स्वयं सिद्ध है कि सभी प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन काल में अपने पर्यावरण के सभी प्राकृतिक संसाधनों का मुक्त रूप से उपभोग करते हुए अपनी जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया या पदार्थ जो प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रदूषक कहते हैं और परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधनों की शुद्धता को प्रभावित करके उनकी जीवन उपयोगिता को नष्ट या कम करने वाले पदार्थ प्रदूषक और ऐसी प्रक्रिया को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात प्रदूषण को एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रदूषक होते क्या हैं? जैसे कि आपने प्रदूषण को सुना कि प्रदूषण कैसे परिभाषित किया जा सकता है। अब आता है कि प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। कोई भी पदार्थ जो कि प्रदूषण उत्पन्न करता है उसे हम प्रदूषक या
पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। प्रदूषण वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। इस अवांछनीय परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारकों को ही प्रदूषक कहा जाता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी संरक्षण करने एवं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया गया है। प्रदूषक मनुष्य द्वारा बनाए गए, प्रयोग में लाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष जो वातावरण में रहते हुए उसी किसी न किसी रूप में प्रदूषित करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स या प्रदूषकों के प्रकार क्या हैं। तो प्रदूषकों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई तरह से बांट सकते हैं। पहला आता है क्षयकारी प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे प्रदूषक जिन पर सूक्ष्मजीवों की क्रिया हो जाती हो और वो स्वतः नष्ट हो जाएं, ऐसे पदार्थों को क्षयकारी प्रदूषक कहते हैं। जैसे गंदी नालियां द्वारा निकले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यदि इतनी रहती है कि सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा उनका पूर्ण विघटन किया जा सके तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो जाता है। परंतु यदि वातावरण में इन प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा उनका विघटन पूर्ण रूप से न हो सके तो ऐसे पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, कृषि अपशिष्ट, जंतुओं और पौधों के मृत शरीर, कूड़ा करकट, लकड़ी आदि ये सभी क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि वातावरण में कुछ समय तक रहने के बाद इनका अपने आप विघटन होने लगता है। अर्थात बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि हो जाती है, परिणाम स्वरूप वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रदूषक आते हैं अक्षयकारी प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा विघटन नहीं होता अथवा बहुत कम विघटित होते हैं और ये वातावरण में एकत्रित होकर उन्हें प्रदूषित करते हैं, तब ऐसे प्रदूषकों को हम अक्षयकारी प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम, रेडियोएक्टिव पदार्थ, लोहा, पारे के लवण, सीसा, आर्सेनिक, फिनॉल के कुछ कंपाउंड, प्लास्टिक, कांच तथा एक प्रमुख कीटनाशक DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसे पदार्थ हैं जो कि इनका क्षय नहीं होता और ये जीवों के त्यों पड़े रहते हैं। इसीलिए ऐसे प्रदूषक पदार्थों को अक्षयकारी प्रदूषकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रदूषक जिनका रूप पर्यावरण में निर्धारित रहता है, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अर्थात इन पदार्थों का उत्सर्जन प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात स्रोतों के द्वारा उसी रूप में होता है। ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से जिस अवस्था में मुक्त होते हैं उसी अवस्था में ही पाए जाते हैं।
जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कांच, प्लास्टिक, डीडीटी आदि, पॉलीथीन आदि प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। जबकि द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वे पदार्थ जिनका अपना रूप प्रदूषक के रूप में पर्यावरण में निर्धारित रह पाता द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडल में उपस्थित सामान्य यौगिकों से अपक्रिया द्वारा होता है, जैसे कि स्मॉग, पैन PAN जिसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं, ओजोन, एल्डिहाइड आदि ऐसे प्रदूषक पदार्थ हैं जो कि द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनमें से सबसे अच्छा उदाहरण परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन होता है, क्योंकि इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्राथमिक प्रदूषकों के बीच अपक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक प्रकार का सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है। प्रदूषकों को हम मात्रात्मक एवं गुणात्मक के रूप में भी बांट सकते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, मात्रात्मक प्रदूषक ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं तथा ये मनुष्य द्वारा उत्पादित हानिकारक रासायनिक पदार्थ या कारक होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के शाकनाशी हर्बिसाइड्स तथा विभिन्न प्रकार के कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड्स, ये क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। दूसरे गुणात्मक प्रदूषक या क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स ये प्राकृतिक घटक होते हैं, किंतु इनकी सांद्रता सामान्य से अधिक हो जाने पर ये प्रदूषक के समान कार्य करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स की श्रेणी में आते हैं। अगर हम पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषकों को विभिन्न भागों में बांटना चाहें तो हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में बांटा जा सकता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में ग्लास, प्लास्टिक्स, डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि आते हैं, जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत ओजोन, पैन, एल्डिहाइड आदि आते हैं। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन एक होते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो सूक्ष्मजीवों की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जिनमें सूक्ष्म जीवधारियों की कोई क्रिया नहीं होती और ज्यों का त्यों बने रहते हैं। इसके बारे में आपको पीछे बताया जा चुका है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी अभी आपको बताया गया है कि क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स में हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अर्थात शाकनाशी और कीटनाशी आते हैं, और दूसरे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि आते हैं। तो पोल्यूटेंट्स को हम 3 तरह से, प्रदूषकों को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं जो कि वायु, जल और भूमि को प्रदूषित करने की क्षमता रखते हैं? उनमें से पहला है कणिकामय पदार्थ। इसमें डस्ट, स्मोक, कालिक और रेत के कण जिसे ग्रिट कहते हैं आते हैं। जबकि गैसों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि आते हैं। कार्बनिक पदार्थों में बेंजीन ईथर, एस्टिक एसिड, बेंजोपायरिन, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जिसे हम ABS कहते हैं आदि आते हैं। धातुओं में सीसा जिसे ब्लेड कहते हैं, पारा, लोहा,
कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकिल आदि धातुएं हैं जो कि मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक होती हैं। अम्ल की बूंदों में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और घरेलू उपमार्जकों में साबुन, सोडा, सर्फ, पेट्रोल युक्त साबुन, कार्बनिक पदार्थ आदि डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स ये प्रदूषक के रूप में आते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल में विभिन्न प्रकार के शाकनाशी हर्बिसाइड्स, कीटनाशी इंसेक्टिसाइड्स, खरपतवारनाशी विडिसाइड्स आदि आते हैं, जिनका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में, शाकनाशक के रूप में और खरपतवारनाशी के रूप में करते हैं। जबकि रेडियोधर्मी पदार्थों में स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट, सीजियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि रेडियोएक्टिव तत्व आते हैं। और ध्वनि प्रदूषक में तीव्र शोर मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषक के रूप में होता है। जबकि जैव प्रदूषक जैसे पौधों के परागकण, विभिन्न प्रकार के कवकों के स्पोर्स और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ये बायो पोल्यूटेंट्स के रूप में आते हैं। अब है कि प्रदूषण क्या है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, इसे हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पोल्यूशन है क्या है तो वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पौधों, विभिन्न प्रकार के भवनों, सांस्कृतिक संपदाओं, प्राकृतिक संपदाओं तथा जीवधारियों को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है, प्रदूषक या प्रदूषण कहलाता है। इस तरह से हम प्रदूषण को वैसे तो कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा आपने देखी ये परिभाषा प्रदूषण के लिए पर्याप्त है, प्रदूषण को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। अब प्रदूषण के प्रकार क्या हो सकते हैं? अभी आपने पढ़ा कि प्रदूषक क्या हैं, प्रदूषकों को कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार के प्रदूषक हो सकते हैं, प्रदूषण क्या है। तो आप सभी पिछली कक्षाओं में भी प्रदूषण के बारे में पढ़े हैं, जानकारी रखते हैं। प्रदूषण को मुख्यतः 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जिसे हम नॉइज पोल्यूशन और रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि वायु प्रदूषण क्या होता है और इस वायु प्रदूषण का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है और आज के समय वायु का प्रदूषण बहुत तेजी से विभिन्न माध्यमों के द्वारा फैल रहा है। पृथ्वी की सतह के ऊपर विभिन्न गैसों का एक जटिल प्राकृतिक तंत्र होता है जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। यह जीवन के लिए अति आवश्यक है, किंतु हम मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा असंतुलित औद्योगिकीकरण और वाहनों के उपयोग ने पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोतों के संगठन को प्रभावित किया है। वायुमंडल को निर्माण करने वाले तत्वों की मात्रा में होने वाली अवांछित परिवर्तन को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों के कारण उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं वायुमंडलीय वायु का संगठन क्या होता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है। तो आप देख सकते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, 78.03%। ये वायुमंडल में सर्वाधिक है। उसके बाद आती बारी ऑक्सीजन की। वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.99%
अर्थात 21% के आसपास होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9323%, हाइड्रोजन 0.01%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.0001% और सबसे कम मात्रा में जिनॉन 0.0005% ये वायुमंडलीय संगठन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उपयुक्त अनुपात जो आपको बताया गया है में उपस्थित रहती हैं। अब इन गैसों में असंख्य जीवधारियों और वायुमंडल के बीच साइकिलिंग होती रहती है। जीवधारियों द्वारा ही ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में संतुलित बनी रहती है, परंतु मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडलीय गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार से वायुमंडलीय गैसों के संतुलन में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके लिए मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट्स जिम्मेवार होते हैं। वे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। यद्यपि मानव जनित वायु प्रदूषण की मात्रा प्राकृतिक प्रदूषण जैसे परागकण, बीजाणु, ज्वालामुखी राख, गैसें तथा वनाग्नि से बहुत कम होती है, फिर भी यह अत्यधिक हानिकारक होती है, क्योंकि वायुमंडल के निचले क्षेत्र में ही सीमित रहती है। वायु प्रदूषक कणकीय या गैसीय हो सकते हैं। जैसे कणकीय प्रदूषक जिनका व्यास 10 मिलीमाइक्रोन से अधिक होता है स्वतः वायु में बैठ जाते हैं, जबकि 10 मिलीमाइक्रोन से कम व्यास के छोटे कणकीय प्रदूषक वायुमंडल में लंबे समय तक निलंबित बने रहते हैं। इन्हें निलंबित कणकीय पदार्थ या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम कहते हैं, और यदि एसपीएम का माप 1 मिलीमाइक्रोन से कम होता है तो वह फिर एरोसॉल कहलाता है। ये एक प्रकार का कोलाइडी निलंबन होता है जो धुआं और फ्यूम के रूप में पाया जाता है। यदि एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का माप 1 मिलीमाइक्रोन से अधिक होता है तब इसे हम धुंध या धूल के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और उन स्रोतों का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सल्फर के यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में औद्योगिक चिमनियों, तेल शोधक कारखानों, जीवाश्म ईंधन के दहन में बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों से लगातार मुक्त होते रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश करके जल में घुलकर सल्फाइड और बाईसल्फाइड आयनों में बदल जाती है, और इन आयनों की अधिक सांद्रता कोशिका कला और हरित लवक को नष्ट कर देती है। इनकी उच्च सांद्रता में पौधों की कोशिकाओं की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 से नेत्रों में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि रोग भी हो सकते हैं। चमड़े, धातु, इमारतों, पत्थरों, स्टील, कागज इत्यादि पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये गैस इन पदार्थों का क्रमिक क्षयीकरण भी करती है। इस प्रकार से सल्फर के यौगिक वायु प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड औद्योगिक चिमनियों एवं जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से प्राप्त गैसों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में बाहर निकलती है। वातावरण में इन गैसों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति आँखों, धमनियों, हृदय, यकृत एवं वृक्क आदि के लिए बहुत हानिकारक होती है। NO2 की उपस्थिति पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट PAN
के बनने में मुख्य रूप से भाग लेती है, जो कि मुख्य द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 90% वातावरण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से निकलती है। 10% कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण जलने से वातावरण में प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 250 गुना अधिक होती है। अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में कुछ देर तक रहने से श्वास के अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वास्तव में वो कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास नली में जाने से ऐसा होता है। जबकि कणकीय पदार्थ भी वायुमंडल को दूषित करते हैं, वायु को दूषित करते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न ठोस के कण, तरल बिंदु या एरोसॉल होते हैं, जैसे कि धूल, धुआं, बीजाणु इत्यादि। धुआं एक सामान्य वायु प्रदूषक है, जिसमें ईंधन पदार्थों के अपूर्ण दहन के कारण अनेक ठोस कण वायुमंडल में निलंबित रहते हैं। गैसीय माध्यम में अति सूक्ष्म आकार के ऐसे कणों के विक्षेपण से उत्पन्न बादल को हम एरोसॉल कहते हैं। स्मोक और फॉग के संयोग से धुंध बन जाती है, और धुंध वायु प्रदूषण अधिक होने के कारण बहुत घनी बनती है। वायु प्रदूषण से मनुष्य के श्वसन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्यों में श्वास संबंधी बहुत से रोग, फेफड़ों का कैंसर, दमा जिसे हम अस्थमा कहते हैं, और फेफड़ों से संबंधित अनेक घातक रोग हो सकते हैं। इस प्रकार से वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, देयर सोर्सेस एंड इफेक्ट। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। जैसे कि आप नीचे विभिन्न प्रकार के वाहन देख रहे हैं, चिमनियाँ बनी हुई देख रहे हैं, फायर बुझाने वाले यंत्र देख रहे हैं, इनसे क्या क्या निकल सकता है, एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं। ये सभी स्रोतों से विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक निकलते हैं। जैसे वाहनों से NO2, CO2, SO2 आदि, मीथेन आदि निकलते हैं। रेफ्रिजरेटर से CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के हैलोजन वायुमंडल में पहुंचते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, देयर सोर्सेज एंड इफेक्ट्स को दर्शाया गया है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं? तो जो कारण हैं, उन्हीं कारणों का निवारण ही इसका नियंत्रण हो सकता है। जैसे कि हम स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं को निर्वात नाल पर फिल्टर तथा पश्चज्वलक आदि लगाकर कम कर सकते हैं। पेट्रोल में बेरियम यौगिक डालने से धुआं कम हो जाता है। पेट्रोल में लेड तथा सल्फर को निकालकर इनके कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वाहनों में प्रत्येक समपरिवर्तक या कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों के आंतरिक दहन इंजनों की संरचना में इनके निर्माताओं को कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे ईंधन का संपूर्ण दहन हो, ताकि प्रदूषण करने वाले पदार्थ या प्रदूषक पदार्थ कम मात्रा में उत्पन्न हो। रेल यातायात में कोयले और डीजल से चलने वाले इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजनों का उपयोग किया जाना चाहिए। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई समुचित होनी चाहिए तथा चिमनियों में स्थिर विद्युत अवक्षेपण के प्रयोग द्वारा गैसों में प्रदूषक पदार्थों को पृथक किया जाना चाहिए।
इस प्रकार से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, आज के बारे में चर्चा की है। प्रदूषण पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की चर्चा की गई है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम जल प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। जो भी आज ऑडियो नोट्स के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्रेषित की जा रही है, कृपया इसे अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा।